Assalamu alaikum, dear students. So we are here to interact the another paper of your CTS phase 2, and the paper is about chapters laws of motion, friction, circular motion, work power energy and collisions. तो ये आपका टेस्ट नंबर 2 का पेपर है जिसके हम इंट्रैक्शन करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है दैट इज अ फोर्स रिप्रेजेंटेड एज फ्रॉम द फिगर एक्ट्स ऑन अ बॉडी हैविंग अ मास ऑफ 16 kg। तो एक बॉडी पे जो है आपका फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका वैल्यू है 16 kg, मतलब मास ऑफ द बॉडी जो प्रोवाइडेड है दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड एज 16 kg। तो मास ऑफ द बॉडी जो है आपका दैट इज 16 kg। हमसे क्या पूछा गया, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इक्वल 10 सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0। क्योंकि जो ग्राफ है आपका फोर्स टाइम ग्राफ है और एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, तो आपको पता होना चाहिए एरिया करूँ है वो हमें देता है तो यहाँ 0 है, तो एरिया अंडर द ग्राफ में निकालो। पहले ये लेंथ हो गया 5, ब्रेड्थ हो गया 50, तो इट इज 5 इंटू 50 प्लस ये हो गया आपका फिर से लेंथ यहाँ पे इट इज 5 एंड आपका जो हाइट है इसका दैट इज 75। ये हो गया इसका एरिया, दिस एरिया प्लस दिस एरिया इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इट इज 16 इंटू द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मींस 10 सेकंड वाली वेलोसिटी। तो वो आप हो गया ये 5 5 25 दो कैरी हुए, 5 7 35 375 इज इक्वल 16 इंटू वी। तो ये हुआ आपका v इज इक्वल 625 डिवाइडेड बाई 16। दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 39 मीटर पर सेकंड जो है इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो एरिया अंडर एफ टी करो गिव्स अस नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, उस लॉजिक के हिसाब से इसको आराम से किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका that is find the tension in the string which is connected with the blocks as shown in the following figure। तो हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग निकाला था। टेंशन के लिए आपको ये फोर्स चाहिए हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसलिए आप जो 10 है 10 न्यूटन 60 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, तो आप इसको ब्रेक करिए कंपोनेंट्स में। तो ये हुआ 10 cos 60 हो गया 1/2। तो 5 न्यूटन फोर्स आपको हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है और वही टेंशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए अगर आप देखोगे नेट फोर्स यहाँ पे है 5 न्यूटन इस पूरे सिस्टम पे और नेट मास भी है 5 kg। तो एक्सेलरेशन हो गया नेट फोर्स बाय नेट मास, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका एक्सेलरेशन जैसे आया, अब आपको टेंशन चाहिए। टेंशन के लिए इस सिस्टम को स्प्लिट करिए, तो टेंशन हो गया बराबर मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज 2 और एक्सेलरेशन इज इक्वल 1, तो टेंशन इज इक्वल 2 न्यूटन शुड बी द आंसर। तो जैसे आप इसको ब्रेक करते हो आपका टेंशन यहां से मिलेगा, या आप जब इसको यहां ब्रेक करोगे तो यहां 5 माइनस टेंशन इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां से भी आपको 2 न्यूटन आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल माना जाता है आपके एंट्रेंस के लिए। अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर अ क्लैंप्ड पुली ऑफ मास m supports a block of mass m as shown in the figure, the force on the pulley by the clamp is। तो हमें force on the pulley by the clamp, ये जो clamp है इसकी वजह से पुली पे फोर्स जो लगेगा, तो उसके लिए पहले इमीडिएटली इसको सॉल्व करिए। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, बिल्कुल फिक्स्ड है। तो इसका वेट mg डाउनवर्ड्स कैपिटल mg, उसकी वजह से यहाँ टेंशन एक्ट करेगा, उसकी वजह से यहाँ टेंशन एक्ट करेगा और उसकी वजह से यहाँ टेंशन, और इमीडिएटली टेंशन जो यहाँ पे कैपिटल mg के बराबर है। अब इस पुली पे अगर आप देखोगे टेंशन इधर, बट पुली का अपना मास है स्मॉल m। तो इस स्ट्रिंग ऑफ पुली क्लैंप्ड ओवर अ पुली ऑफ मास m, तो पुली का अपना मास m है, उसकी वजह से अपना वेट इसका mg डाउनवर्ड्स होगा। तो अगर मैं पुली को यहां अलग से बना दूं तो इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स है और यहां की तरफ जो फोर्स है आप देख लीजिए टेंशन t है, बट t इज कैपिटल mg, तो मैं यहां लिखूं कैपिटल mg और यहां पे t कैपिटल mg है और प्लस mg, क्योंकि व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन दे सिंपली गॉट एडेड। तो डाउनवर्ड जो नेट फोर्स है दैट्स mg प्लस mg और ये। अब मुझे बोलिए इन दो का रिजल्टेंट फोर्स यहां से एक्ट करेगा, जब इनका रिजल्टेंट फोर्स यहां से एक्ट करेगा उसका रिएक्शन वापस मिलेगा। तो ये क्लैंप पे फोर्स है, क्लैंप पुली पे इतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बनाएगा। अगर मैं ये फोर्स निकाल पाया तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स पुली क्लैंप पे एक्सर्ट करेगा उतना क्लैंप पुली पे वापस एक्सर्ट करेगा। एंड व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल्स द रिजल्टेंट इज रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया mg प्लस mg का होल स्क्वायर एंड देन प्लस इट इज mg का होल स्क्वायर। तो g स्क्वायर कॉमन आके रूट के साथ बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा g रूट ऑफ, ये बनेगा m प्लस m का स्क्वायर प्लस कैपिटल M का स्क्वायर। सो दिस शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप देखोगे तो इट इज g, बाहर g है, रूट ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज इन द सिस्टम शोन मास ऑफ द मैन इज 50 kg। आदमी का मास जो है वो 50 kg है। the mass of the man here is 50 kg provided। तो इसका अगर 50 kg मास है तो मैं लिखूं फिलहाल 50 kg इसका मास है। इसके बाद एंड मास ऑफ द लिफ्ट इज, जो लिफ्ट है उसका मास अपना जो है दैट इज 30 kg। तो ये दो मासेस प्रोवाइडेड है। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फोर्स अप्लाइड बाय द मैन
ऑन द रोप इज, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, मतलब सिस्टम में मोशन नहीं है, नेट एक्सेलरेशन कहीं की तरफ नहीं है, तो हमें बोलना है टेंशन इन द रोप, हमें देन फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द रोप इज, रोप मतलब टेंशन। तो अब आपको पता है स्ट्रिंग्स में टेंशन डेवलप होता है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे भी हाथ में भी है कांटेक्ट में, तो अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये 2t ऐड हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ 2t है और ये बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, तो दैट इज वेट, एंड वेट इज 50 प्लस 30 हो गया आपका 80 और मल्टीप्लाइड बाय g, g होता है 10, तो ये हो गया बराबर t इज इक्वल 800 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 400 न्यूटन शुड बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे बच्चा जो है टेंशन को बैलेंस करता है, इसके साथ गलत आता है, तो 800 भी इसका आंसर है, बट यहाँ दो टेंशन ऐड होके वेट को बैलेंस कर रहे हैं, इसका आपको ख्याल रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको बुलेट प्लेट प्रॉब्लम कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल माना जाता है। डिस्क ऑफ मास 1 kg, आपका एक 1 kg का डिस्क है, इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली नियर बाय फायरिंग बुलेट्स ऑफ मास 0.05 kg ईच वर्टिकली एट अ रेट ऑफ 10 बुलेट्स पर सेकंड। तो इस पे बुलेट्स जो है फायर आप कर रहे हो, पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है इफ द बुलेट्स रिबाउंड, तो रिबाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है विद द सेम स्पीड, द स्पीड विद विच दीस बुलेट्स आर फायर्ड। इसका ये कंसेप्ट है, जब आप बुलेट फायर करते हो तो उसका मोमेंटम ट्रांसफर होता है mv और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड हो गया आपका फोर्स, बट क्योंकि dp बाई dt मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम जो है आपका वो होता है फोर्स, बट यहाँ पे गलती बच्चा करता है, वो लिखता है mv मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल mg, बट यहाँ पे आपका बुलेट रिबाउंड होकर आता है विद द सेम वेलोसिटी, इसका ये मतलब है चेंज इन मोमेंटम ट्वाइस हो गया, इसलिए फोर्स भी दुगना हो गया। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, चेंज इन मोमेंटम ट्वाइस हो गया 2mv, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है 2mv cos थीटा, cos 180 माइनस 1 की वजह से चेंज इन मोमेंटम दुगना हो गया, इट इज 2mv, और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बुलेट्स आप n फायर कर रहे हो, तो चेंज इन मोमेंटम नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड, मोमेंटम बाय टाइम होता है आपका मोमेंटम बाय सेकंड होता है आपका फोर्स, और फोर्स आपको वेट बैलेंस करेगा इसका, तो वेट जो है वो डाउनवर्ड्स है और वो डाउनवर्ड्स हो गया mg, तो ये हो गया अपवर्ड फोर्स, तो ये अपवर्ड फोर्स आप याद रखोगे इट इज 2mv मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड। तो अब यहां से आपको स्पीड निकालना है, और ये हो गया कैपिटल M इंटू जी डिवाइडेड बाई 2m एंड 2m मल्टीप्लाइड बाय n। देखिए कैपिटल M आपको दिया है 1 kg एंड मल्टीप्लाइड बाय g फिलहाल ऐसे रखिए डिवाइडेड बाय 2, मास ऑफ ईच बुलेट आपको दिया है 0.05 और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड इज 10। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर g बनता है 9.8 डिवाइडेड बाय, देख लीजिए हो गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये होता है 1, तो इट इज रिड्यूस्ड टू 9.8 न्यूटन, 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम स्पीड निकाल रहे हैं, शुड बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, देखिए ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें अगर यहाँ रोप होती तो ये कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करते, बट चूंकि यहाँ स्प्रिंग सिस्टम है, आपने क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ा होगा, जब स्प्रिंग सिस्टम बीच में होता है दो मासेस के, तो या तो वो से ऐसा हो भी सकता है कि वो कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करे, बट ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन डिफर हो, तो उस हिसाब से हम फिलहाल मान के चलते हैं कि अगर एक्सेलरेशन a1 से चलता है एट द इंस्टेंट व्हेन द 15 kg मास हैज एन एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन दिया है इट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द एक्सेलरेशन ऑफ 30 kg, तो 30 kg का हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम मान के चलते हैं पूरा सिस्टम जो है इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 210 न्यूटन है स्प्रिंग मास सिस्टम में, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन अलग से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज 15 इंटू 6 प्लस इसका मास इंटू एक्सेलरेशन अलग से, इट इज 30 मल्टीप्लाइड बाय उसके एक्सेलरेशन फिलहाल ए मानते हैं। अगर सेम आई तो एक साथ चल रहे हैं, अगर डिफरेंट आई तो ऐसा भी हो सकता है बिकॉज बीच में स्प्रिंग है, तो ये होता है 210 इज इक्वल, ये होता है 90 इज इक्वल प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय ए, तो ये होता है 210 माइनस 90 होता है 120 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल ए, 0 0 चला जाएगा, 3 4 are 12, एक्सेलरेशन शुड बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है देख लीजिए, फिगर 1 2 3 एंड 4 डिपिक्ट वेरिएशन ऑफ फोर्स टाइम, तो फोर्स टाइम ग्राफ जब भी आपके पास हो वो आपको इंपल्स प्रोवाइड करता है, तो अगर वो आपको इंपल्स प्रोवाइड करता है, अगर आप देखोगे टाइम में हर जगह 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ हम सिर्फ एरिया निकालेंगे, फिलहाल हमें बोलना क्या है, द इंपल्स इज हाईएस्ट इन विच केस, तो किस केस में हाईएस्ट इंपल्स है, तो जिसका एरिया सबसे ज्यादा हो, जो अगर इसका एरिया बात करें 10⁻³ कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, एरिया हो गया रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 1 into 0.25 इज ओनली 0.25, उसके बाद अगर आप इस ट्रायंगल का देखोगे इट इज हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, बेस हो गया 1 अल्टीट्यूड हो गया 1, इट इज ओनली 0.5 क्योंकि 1/2 इज 0.5, इस ट्रायंगल का देख लीजिए इट इज हाफ ऑफ बेस, बेस हो गया आपका 2 और अल्टीट्यूड हो गया आपका 0.3, तो 2 कैंसिल आउट होके इसका एरिया हो गया 0.3 इंपल्स, और इसका अगर आप एरिया देखोगे इट्स हाफ ऑफ बेस, बेस इज 1 अल्टीट्यूड इज 1 इज अगेन 0.5, जहां तक मुझे दिख रहा है इन दो का वैल्यू मैक्सिमम है और इंपल्स इन्हीं में मैक्सिमम होगा,
क्योंकि इसका 0.25, इसका 0.3। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी थर्ड एंड फोर्थ शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सबसे ज्यादा इंपल्स इन्हीं दो सिचुएशंस में जो होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये पुराना क्वेश्चन है आईआईटी का, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपसे पूछा जाता है फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। तो ये एफ जो आपको प्रोवाइड कर रहा है ना, एक्चुअली जिससे आप प्रेस करते हो वो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो एन इज इक्वल टू एफ, खेल खत्म। देख लीजिए वेट डाउनवर्ड्स, mg डाउनवर्ड्स, उसकी वजह से फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करता है और फ्रिक्शन होता है हमेशा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये इसको बैलेंस कर गया तो ब्लॉक उधर ही रहेगा, अदरवाइज नीचे आएगा। तो आपसे वही पूछ रहा है फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। एफ आपको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है सो दैट द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। तो अगर ये इसको बैलेंस कर गया तो म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, अगर वेट को बैलेंस कर गया तो हमारा काम हो गया। हमें निकालना है फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। तो म्यू इनटू एफ, ये एन के बदले आप एफ है, इज इक्वल टू mg। तो एफ का वैल्यू हमें मिल जाएगा, m आपका जो देख लीजिए 5 है, g आप जानते हो दैट्स 10, और आपका जो म्यू है, म्यू दिया गया है, म्यू दिया गया आपको 0.5, म्यू दिया गया 0.5। तो 0.5 होता है 1/2, 2 मल्टीप्लाई होगा इसमें एंड ये हो जाएगा 20, 25 100। तो 100 न्यूटन शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका दैट इज इन द सिचुएशन शोन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ऑफ दिस। तो हमें बोलना है नेट फोर्स और कॉलम 1 एंड कॉलम 2 और फिर मैच करना है। तो मुझे आप बोलिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी पे नेट फोर्स देख लीजिए, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक बी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? नेट फोर्स होता है बराबर मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। मास इनटू नेट एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे, मास इस ब्लॉक का है 30 और एक्सेलरेशन इसकी नेट जो है ऊपर की तरफ दैट इज 5। या अब यहाँ पे देख लीजिए आप, इट इज 5 3 150 न्यूटन शुड बी द आंसर। तो आप देख लीजिए नेट फोर्स, इसमें नेट फोर्स और बी जो है, नेट फोर्स ऑन बी इज 150। तो 1 इज इक्वल टू पी, 1 इज इक्वल टू पी, 1 इज इक्वल टू पी। या तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है या ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका। सेकंड एंड फोर्थ जो है वो आउट ऑफ कैलकुलेशन चला गया। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, आपको नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी निकालना। ए एंड बी में नॉर्मल रिएक्शन देख लीजिए। अब इसका नॉर्मल रिएक्शन आप कैसे प्रोवाइड कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हो गया मास 20, आपका मास 20 है, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो सीडो फोर्स नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन हो गया 10 + 5। ये आप जानते हो एक्सेलरेशन जो है आपका 10 + 5 हो जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। इट्स एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले अपना एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स है प्लस ये 5 ऐड हो जाएगा, ये आप जानते हो। तो 15 × इट्स 300, तो ये 300 न्यूटन एक्ट करेगा। 300 न्यूटन ये डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। तो अगर ये 300 न्यूटन एक्ट डाउनवर्ड करेगा, हमें बोलना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी शुड बी 300 न्यूटन। तो 2 शुड बी क्यू, 2 शुड बी क्यू एंड 2 शुड बी क्यू एंड 2 इसमें क्यू है और इसमें आर है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी भी किए जा सकते हैं। अगर उसके नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ पे आप ऐड करिए मास स्कोर फिर G+A। अगर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन करना है आपको तो जैसे 50 + 30 + 20 होता है 100, 100 × 15 होता है 1500। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो 1500 न्यूटन के बराबर होगा। आप देख लीजिए नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन C एंड एलिवेटर शुड बी 1500, तो 4 शुड बी T। आप देख लीजिए 4 T के बराबर है। तो ऐसे ही किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका दैट इज अ मास ऑफ 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली। तो ये मास ऑफ 10 ग्राम है, तो यहाँ 10 ग्राम का मास है। इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ऐसे ये 100 सेंटीमीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। स्ट्राइक्स द बॉब ऑफ पेंडुलम एंड स्टिक्स टू इट। तो परफेक्टली इन इलास्टिक इल्यूजन स्टिक हुआ। द मास ऑफ द बॉब इज आल्सो 10 ग्राम। इसका मास भी 10 ग्राम दिया गया है। तो ये स्टिक हो गया। हमें बोलना किस हाइट तक ये रेज हो जाएगा। तो आप अगर इसकी डायग्राम यहाँ कंस्ट्रक्ट करें तो आपको ये समझ अच्छे से आएगा। मान लो ये आपका सिस्टम ऐसे प्रोवाइडेड है, इसका मास m है, यहाँ से एक बुलेट आया जिसका मास m है एंड इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको फिलहाल ऐसे रखते हैं और जैसे इसको स्टिक हो गया तो ये मास अब 2m हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का मास बराबर है। हमें बोलना है ये किस हाइट तक राइज करेगा। तो किस हाइट तक ये राइज करेगा उसका निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो इसकी स्पीड होगी, अब यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे अगर आप बिफोर क्लूजन और फिर आफ्टर क्लूजन की सिचुएशन देखिए, ये रेस्ट पे था इनिशियली। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी दैट इज 100 × m प्लस इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी 0 एंड फाइनल मोमेंटम हो गया ट्वाइस ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय v। 0 छोड़ दीजिए आप, mm निकल जाएगा तो v हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड है यहाँ पे इस ब्लॉक की। अब ये कहाँ तक जाएगा? तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के साथ इक्वेट करिए और आप जानते हैं फॉर्मूला होता है √2gh। फॉर्मूला होता है √2gh। v आपको दिया गया है, निकाला आपने, इट इज 50 एंड सेंटीमीटर, ये आप ख्याल रखिए, इट इज √2। g का वैल्यू अब 10 होता है
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट चूंकि ये सेंटीमीटर में इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा एंड h आपको निकालना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स से हो गया 2500 इज इक्वल टू हो गया 2 into 1000 एंड मल्टीप्लाइड बाय h हमें निकालना है। 2 0 निकल गए, ये हो गया 2.5 डिवाइड बाय 2, ये होता है 1.25 सेंटीमीटर शुड बी द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसमें बच्चे गलती करते हैं तो इमीडिएटली आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले ये स्पीड निकाली, ये स्पीड इसको किसी हाइट तक लेगी, तो स्पीड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूला डेवलप इट इज रूट ऑफ 2gh, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑफ दिस इज a spring has potential energy both when it is compressed or stretched। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपके पास एक अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है, चाहे आप इसको इलोंगेट करो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और चाहे आप इसको कंप्रेस करो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी इन बोथ सिचुएशंस। तो असर्शन इज करेक्ट फिलहाल। उसके बाद इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग वर्क इज डन अगेंस्ट द स्प्रिंग, वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स। सीधी बात है, जब आप इसको इलोंगेट करते हो तो पीछे की तरफ रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, उसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़ता है, और जब आप कंप्रेस करते हो तो आगे फिर से रेस्टोरिंग फोर्स को वापस लाना चाहते हो, अगेंस्ट काम करते हो, तो ये भी करेक्ट है, और इसी रीजन से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फॉर द पाथ पी क्यू आर इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द अमाउंट वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू। तो पी टू क्यू लेने में एंड क्यू टू आर लेने में आपका ये हो गया 8 जूल का वर्क, और ये हो गया 2 जूल का वर्क। हमसे पूछा गया द वर्क डन कैरिंग द बॉडी फ्रॉम पी टू आर, तो हमें पी टू आर, फिलहाल मैं आर टू पी निकालूंगा। सर आर टू पी क्यों निकालोगे? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज इक्वल 0। तो कंप्लीट साइकिल के हिसाब से मैं लिखूंगा 8 + 2 प्लस दैट इज वर्क डन फ्रॉम, मैं आर टू पी निकालता हूं एंड इट शुड बी 0। तो वर्क डन फ्रॉम आर टू पी जो है ये -10 हो गया, क्योंकि आपसे पूछा गया है पी टू आर, तो ये -10 की जगह +10 जूल आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कंजर्वेटिव फील्ड्स में इन अ साइक्लिक पाथ द टोटल वर्क डन इज 0। दिस इज द कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है जब आपने ये किया होगा तो इसने बहुत टाइम कंज्यूम किया होगा, बट मैं आपको एक शॉर्टेस्ट वे दूंगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय द इक्वेशन। आपका फोर्स इक्वेशन है 600, इट इज 2 into 10 raised power 5t। ये फोर्स एक्ट कर रहा है बुलेट पे, where F is in Newton and T is in second। The force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel। तो फोर्स जैसे बुलेट बैरल से बाहर आया तो फोर्स 0 हुआ। तो ये डेफिनेटली इंपल्स का क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स एक्ट करता है वो हमेशा इंपल्स प्रोवाइड करता है। तो व्हाट इज द एवरेज इंपल्स देख लीजिए, बिल्कुल एवरेज इंपल्स ही ऑन द बुलेट पूछा है। तो बच्चा यहाँ पे क्या करता है, वो लिखता है दैट F is equal to dp/dt एट FDT is equal to dp, फिर इंटीग्रेट करता है और लंबा खींच लेता है। उससे बचने का एक तरीका मेरे पास है, पहले आप फोर्स को 0 लीजिए और निकालिए वो टाइम जिसमें फोर्स खत्म हुआ। तो फोर्स 0 हुआ, इट इज 2 into 10 raised power 5 एंड इट्स t, इट इज 2 into 10 raised power 5t इज इक्वल 600। अगर आप ये डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 300, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 3 into 10 raised power -3 सेकंड्स का टाइम पीरियड, दैट इज 3 मिली सेकंड्स। तो इससे अंदाजा लगाओ आप 3 मिली सेकंड में ही फोर्स 0 हुआ, दैट इज वाई वो इंपल्स पूछ रहा है। देख लीजिए अब अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सो ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम शुड बी ए लीनियर ग्राफ। फोर्स का और टाइम ग्राफ जो है वो लीनियर होना चाहिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जब टाइम 0 होगा, टाइम 0 पे 600 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा, और फिर जब टाइम बढ़ना स्टार्ट करेगा तो ये फोर्स कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये माइनस है। तो फोर्स कम होगा और एक टाइम ऐसा आएगा जिसको हम कहेंगे 3 into 10 raised power -3 सेकंड्स का टाइम जब आएगा तो फोर्स 0 होगा। यही तो लैंग्वेज में लिखा था। अब आपको इंपल्स, तो आपको पता है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स यू इंपल्स, तो उड़ा दो इसको। इंपल्स आपका होता है बराबर फोर्स एरिया अंडर दैट फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, एंड दैट इज हाफ ऑफ बेस। बेस हो गया 3 into 10 raised power -3, अल्टीट्यूड हो गया 600, ये हो गया 300, और 300 में ये हो गया 3 3 900 into 10 raised power -3, ये हो गया 0.9 न्यूटन सेकंड शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये होता है एक स्मार्ट तरीका क्वेश्चन को उड़ाने का, अदरवाइज लोगों ने इस पे इंटीग्रेशन करके टाइम गवाया होगा। बट अगर आप ये चीज जानते हो, एंट्रेंस वाला यही आपसे पूछता है, इसी चीज की वो तलाश में रहता है कि बच्चे का कंसेप्ट कितना तगड़ा है। वो हमेशा इस इक्वेशन में आपको टी देगा। अगर टी स्क्वायर होता तो शेप ऑफ द ग्राफ कम्प्लेक्स होता है, उसका एरिया निकालना मुश्किल होता, बट वो चाहता आपका कंसेप्ट कितना अच्छा है, तो वो डेफिनेटली जब भी क्वेश्चन पूछेगा दैट विल बी ए लीनियर प्रोपोर्शनलिटी विद टाइम। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें आपको सीडो फोर्स का कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जब डायनेमिक्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हो तो वहां लीनियर
लीनियर मोशन में जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज सीडो फोर्स, जब बॉडी एक्सेलरेट करती है। और जब सर्कुलर मोशन में सीडो फोर्स को हम देखते हैं तो इसका नाम पड़ता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतना ही है। अब बच्चों इतना याद रखना, जब कोई सिस्टम ग्राउंड फ्रेम से देखता है, ग्राउंड फ्रेम से जब सर्कुलर मोशन को वो देखता है ना, तो उसको लगता है अंदर की तरफ एक फोर्स एक्ट करता है, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल। बट जब एक्सिस पे कोई बैठ के उसको देखता है तो उसको लगता है बाहर की तरफ एक फोर्स है जिसका नाम सेंट्रीफ्यूगल है। इसीलिए हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट ग्राउंड फ्रेम पे जो बैठा है, इनर्शियल फ्रेम पे बैठा है, उसको सेंट्रीपिटल दिखता है, और जो एक्सिस पे बैठा है या उसी पार्टिकल पे बैठा है तो उसको लगता है बाहर की तरफ उसको कोई फोर्स खींच रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हम सर्कुलर मोशन में पढ़ाते हैं। वही ये क्वेश्चन है, अ पॉइंट मास m is suspended in from a light thread of length L fixed at O is whirled in a horizontal circle at a constant speed as shown for an observer stationary with respect to the mass। मतलब he should be here, he should be present within the system। या तो वो मास पे या तो एक्सिस पे बैठ के देख रहा है the forces and the masses। तो अगर आप उसी फ्रेम में बैठे हो तो इस पे डेफिनेटली वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा mg। टेंशन हमेशा ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और सीडो फोर्स बाहर की तरफ। अगर सीक्वेंस ऑफ फोर्सेस वो पूछ रहा है तो फोर्सेस ऐसे होनी चाहिए, वेट डाउनवर्ड्स, सीडो फोर्स बाहर की तरफ और टेंशन यहां की तरफ। तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता, तीसरे ऑप्शन को देख लीजिए, टेंशन, वेट एंड सीडो फोर्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, अ बॉडी ऑफ मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू पॉइंट बी लाइक दिस कोऑर्डिनेट्स अंडर द फोर्स। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फोर्स प्रोवाइडेड है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले आप डेवलप करिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे डेवलप करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, इट इज 4 - 3 हो गया आई कैप, और उसके बाद आपका 2 - 1 हो गया प्लस जे कैप, तो जे कैप भी आ गया, और लास्ट में आपका जो है इट इज 1 - 2 हो गया माइनस के कैप, और वर्क डन होता है बराबर एफ डॉट एस, और एफ डॉट एस के हिसाब से एफ का आप वैल्यू इसमें ड्रॉप करिए। एफ का वैल्यू जो है इट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप, हाँ बच्चे प्लस 3 के कैप, और इसका डॉट हमें करना है एस के साथ, और एस आप देख लीजिए इट इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। डॉट प्रोडक्ट में देख लीजिए आई डॉट आई होता है 1 प्लस 2 इंटू जे डॉट जे होता है 2 एंड देन इट्स -3। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 0 जूल शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट बेसिक क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ए फोर्स ऑफ एफ इक्वल के एक्स स्क्वायर एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो अगर मैं एक्स एक्सिस बनता हूं और ये पार्टिकल है और ये फोर्स एक्ट कर रहा है एफ इज इक्वल के एक्स स्क्वायर के हिसाब से, और ये 60 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली जो फोर्स यहाँ की तरफ होगा उसका वैल्यू होगा के एक्स स्क्वायर, इट इज कॉस ऑफ 60। ये होना चाहिए फोर्स। द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम x1 टू x2 विल बी, आपको x1 टू x2 इसको डिस्प्लेस करना है। मान लो अगर इनिशियल पोजीशन x1 था और फाइनली आपने इसको यहाँ पहुंचाया पोजीशन x2 पे, आपसे वर्क डन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए व्हेनेवर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है दैट्स इंटीग्रेशन ऑफ f dx। इस हिसाब से फ्रॉम x1 टू x2 आपको कैलकुलेट करना है। तो वर्क हो गया फोर्स का वैल्यू जो है इट इज के एक्स स्क्वायर dx एंड देन कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो फ्रॉम x1 टू x2 तो वर्क हो गया बराबर बच्चे के, बाहर आएगा cos 60 हो गया 1/2, ये हो गया x³/3 फ्रॉम x1 टू x2। अब आप इसमें वैल्यूज ड्रॉप करिए, ये हो गया k/6 और अपर लिमिट हो गया x2³ माइनस x1³ शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इट इज k/6 x2³ माइनस x1³ k/6 x2³ माइनस x1³। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज द ग्राफ बिटवीन दिस एंड दिस, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी होता है बराबर p²/2m। जब ये आपको पता है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि आपको रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेना है, इट इज इट इज रूट ऑफ 4m, रूट ऑफ 2m। अब आपको 1/p वर्सेस काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो अगर मैं 1/p इधर लूं तो ये बनेगा 1 इट इज रूट ऑफ 2m इंटू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारा कंस्टेंट हो गया, तो 1/p इज इक्वल के कंस्टेंट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ e। अगर आप देखोगे 1/p इज हैविंग एन इनवर्स रिलेशन विद द रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जब भी आपका इनवर्स रिलेशन ग्राफ होता है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, द शेप ऑफ द ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो वो शेप आप ढूंढ लीजिए जिसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, बॉल ऑफ मास 4 kg एंड अनदर ऑफ 8 kg आर ड्रॉप्ड from a height of 100 feet tall building after a fall of 50 feet towards earth, their respective kinetic energies। तो kinetic energy 1 is to kinetic energy 2 होगा बराबर half of m, it is v1 square divided by half of m1 v1 square divided by half of m2 v2 square। half of चला जाएगा, m1/m2 हो गया 4:8 एंड देन स्पीड्स का जो रेशो है तो इसका भी स्पीड होगा रूट ऑफ 2gh, क्योंकि ये एक्सेलरेशन में फ्रीली फॉल कर रहा है, और इसका स्पीड भी होगा रूट ऑफ 2gh। तो सिर्फ
सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, मासेस पे इंडिपेंडेंट होता है। तो 2b बराबर gb बराबर hb बराबर ये कट जाएगा एंड इट शुड बी 1:2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी हाइट से फॉल कराते हैं तो वो जो जिस स्पीड से गिरता है दैट इज गिवन बाय द रूट ऑफ 2gh। सो 1:2 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है तो ये आपका अब मास ऑफ 0.5 kg, अब मास ऑफ 0.5 kg, ये 0.5 kg का बॉल है मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से मूव कर रहा है ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, कोलाइड्स विद द नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 50 न्यूटन बाय मीटर, द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो ये बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड कि आपका सारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम कंप्रेशन के वक्त पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ ऑफ kx स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। 1/2 कैंसिल आउट होगा। हमें निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब x स्क्वायर हमें निकालना है और वो हो गया mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय k। अब आपको m प्रोवाइडेड है, इट इज 0.5, v स्क्वायर आप इमीडिएटली उड़ा दीजिए, इट इज 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k आपको 50 दिया है टेकिंग रूट, और जब आप इसको सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 0.15 मीटर। तो कंसेप्ट ये है, बट आप इसको कैलकुलेट करके 0.15 मीटर शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज कैलकुलेट पावर जनरेटेड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग इन फर्स्ट 4 सेकंड्स ऑफ मोशन इज। हमें पावर जनरेटेड इन द स्ट्रिंग निकालना है, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो पावर जनरेटेड इन दिस स्ट्रिंग बट बाय टेंशन इन फर्स्ट 4 सेकंड, सर कैसे करेंगे? तो मुझे आप बोलिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो टेंशन इसमें डेवलप होगा, टेंशन जो होगा वो बराबर होगा मास मल्टीप्लाइड बाय जी इफेक्टिव। तो टेंशन यहाँ पे इमीडिएटली आप कैलकुलेट कर सकते हो, मास हो गया 10, जी इफेक्टिव हो गया g प्लस g/2। सर वाई g प्लस g/2? क्योंकि g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करके सीडो फोर्स नीचे आएगा और ये g प्लस g इफेक्टिव के हिसाब से चला जाएगा। इट इज 10 इंटू 3g/2, ये होगा 2 5 10, 5 3 15 इंटू 10। टेंशन हो गया 150 न्यूटन। तो ये आपका आ गया टेंशन। तो जैसे टेंशन आ गया, अब टेंशन इज कांस्टेंट, यू कैन यूज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अगर आप देखोगे मास का 0 है तो s हो गया बराबर हाफ ऑफ एक्सेलरेशन। आप देख लीजिए a दिया है g/2, मैं लिखूंगा g/2 मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 2 4, एक 4 यहाँ कट जाएगा, बट s इज इक्वल टू g, इट इज 10 इंटू इट इज 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आपको एवरेज पावर निकालना था, एवरेज पावर होता है बराबर इट इज वर्क डन बाय टाइम, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स रिस्पांसिबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट आपने s निकाला डिवाइड बाय टाइम, और टाइम हमें दिया गया है। टेंशन आपका 150 है, डिस्प्लेसमेंट आपका 40 आ चुका है, डिवाइडेड बाय टाइम 4, और ये हो गया 4 10 40 एंड 1500 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1500 वॉट जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन द फिगर द पार्टिकल। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी u वर्सेस x ग्राफ आपको प्रोवाइडेड हो तो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिसका अगर आप टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो du by dx इक्विलिब्रियम के लिए जो du by dx होता है, du by dr या du by dx फॉर इक्विलिब्रियम इट शुड बी 0। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। एंड नंबर नेक्स्ट इज अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, और अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आना चाहिए। दिस आर कंडीशन। तो मैक्सिमम मिनिमम इससे आप निकालते हो, इक्विलिब्रियम की पोजीशन इससे आप निकालते हो। अगर आप देखोगे इक्विलिब्रियम यहाँ पे सिर्फ एस्टैब्लिश्ड है, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे आपका जो है du by dx बिल्कुल 0, इसका स्लोप 0 है, और उसके बाद आप x2 पोजीशन देखोगे उसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है। तो x2 ऐसी पोजीशन है जहाँ इक्विलिब्रियम है और वो अनस्टेबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एट पोजीशन x2। सो दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप यहाँ टेंजेंट ड्रा करोगे इस पे वैल्यू आएगा और वो वैल्यू 0 नहीं है, अगर आप यहाँ टेंजेंट ड्रा करोगे इस पे वैल्यू आएगा और वो 0 नहीं है, इसलिए आपका स्लोप एक ही जगह पे 0 आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है और x2 का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस चीज का आप ख्याल रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है तो फ्रिक्शनलेस ट्रैक, ये पूरा ट्रैक फ्रिक्शनलेस है, A B C D E and ends in a circular loop of radius r. A body slides down the track from point A, slide करके which is at a height of this, maximum value of r for a body to complete the loop successfully। तो ये लूपिंग द लूप वाला क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो स्पीड होनी चाहिए वो कम से कम √5gr, ये आपको सर्कुलर मोशन में हम पढ़ाते हैं। लूपिंग द लूप में कम से कम स्पीड जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होती है वो √5gr है। बट ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, जो यहाँ सारा पोटेंशियल एनर्जी वो यहाँ सारा काइनेटिक एनर्जी है। तो mgh इज इक्वल हाफ ऑफ mv स्क्वायर से पहले वो स्पीड निकालते हैं और ये स्पीड हो जाएगा बराबर √2gh। तो √2gh हमारे पास h इज द हाइट जो हमें दिया गया है शुड बी इक्वल टू √5gr। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स रूट उड़ जाएगा, g आप निकाल दो और आपको r निकालना है तो आंसर शुड बी 2h डिवाइडेड बाय r। 2h, h आपका हाइट है दैट इज 5, r भी आपका जो है हमें निकालना क्या 2h by क्या निकाला मैंने r 2h by 5, ठीक है 2h by 5। तो ये हो गया 5 5 5 कट जाएगा, r शुड बी 2 सेंटीमीटर
2 सेंटीमीटर शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो जिस हिसाब से मेरी स्पीड है क्वेश्चन करने की, तो इसी स्पीड से आपने भी एंट्रेंस में किया होगा और मुझे नहीं लगता है कोई मुश्किल पेपर है। तो इट इज़ इन योर रीच, आप के अगर कंसेप्ट अच्छे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज ये एक क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है और ये भी आपने पढ़ा होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फिगर देखिए, मुझे पता चला क्वेश्चन क्या है। ये बोलता है इसको किस एक्सेलरेशन से भगाएं सो दैट ये कंटैक्ट लूज ना करे, मतलब इसी के साथ चलिए, एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। दूसरा होता है कि अगर मैं इसको पीछे खींचूं, किस एक्सेलरेशन से खींचूं सो दैट ये सीधे नीचे गिरे। सो एक होता है ब्रेकिंग द कंटैक्ट, मतलब अगर मैं इसको पीछे किसी एक्सेलरेशन से खींचूं सो दैट ये सीधे नीचे गिरे, ये हो गया एक टाइप ऑफ क्वेश्चन। दूसरा हो गया कि किस एक्सेलरेशन से इसको भगाए सो दैट ये इसी के साथ बना रहे, क्योंकि एक्सेलरेशन यहीं की तरफ है, इसका मतलब वो पूछ रहा है किस एक्सेलरेशन से इसको भगाए सो दैट ये कंटैक्ट बना रहे, लूज ना करे। तो इसको बोलते हैं नॉट ब्रेकिंग द कंटैक्ट। तो a smooth inclined plane of inclination 1 in L, इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर a smooth inclined plane of inclination 1 in L इसका मतलब होता है साइन थीटा। तो अगर ये थीटा है और साइन थीटा आपको प्रोवाइडेड है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये अगर 1 है ये L है, और अगर बेस निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो गया L स्क्वायर माइनस 1, खेल खत्म। और अब आपसे पूछा जा रहा है द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन टू बी गिवन टू द इंक्लाइंड प्लेन सो दैट पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी। मैंने बोला ना नॉट ब्रेकिंग द कंटैक्ट, और हम ये डिराइव करते हैं क्लासरूम प्रोग्राम में, ये होता है A इज इक्वल टू जी टैन थीटा। ये हम क्लासरूम में जो है डिराइव करते हैं, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। इट इज जी टैन थीटा, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस 1 बाय इट इज रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस 1। तो जी बाय रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस 1 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर ब्रेकिंग द कंटैक्ट में ये पीछे की तरफ आप बढ़ाओगे और इसको सीधे गिराना है, तो याद रखना मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, तो तब होता है ए इज इक्वल टू जी कॉट ऑफ थीटा। तो या आप ऐसे भी याद कर सकते हो जी बाई टैन थीटा। तो यहाँ डिवाइड करना पड़ता है फॉर ब्रेकिंग द कंटैक्ट, और फॉर मेकिंग द कंटैक्ट मतलब फॉर देम टू मूव टुगेदर, दिस इज द फॉर्मूला। तो और एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे आपका ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका वो ये है, a body of mass m1 moving with a velocity, uniform velocity 40 meter per second collides with another body of mass at rest and sticks and the two together begin to move with uniform velocity of 30 meter per second। तो एक साथ वो मूव कर रहे हैं। तो अगर एक बॉडी आपका ये है बॉडी ऑफ मास m1 and moves with a speed of 40 meter per second, तो 40 meter per second से चल रहा है and collides with another body of mass m2 के साथ ये कोलाइड कर गया और वो रेस्ट पे है, तो मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट है, और फिर उसके बाद ये दोनों मर्ज हो गए और एक साथ मूव करना स्टार्ट कर दिया, और वो वेलोसिटी दी गई है 30 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा गया द रेशियो ऑफ देयर मासेस, कुछ नहीं करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसी भी कोल्यूजन के लिए वैलिड हो, चाहे वो इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, हमेशा वैलिड होता है। तो मास इनटू वेलोसिटी हो गया इट इज 40 m1 प्लस ये हो गया 0 इज इक्वल इट इज m मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी हो गया 30। पहली फुर्सत में दो चला गया, 0 इस 0 के साथ निकल गया, ये हो गया 4 टाइम्स m1 इज इक्वल 3 टाइम्स m1 प्लस 3 टाइम्स m2। तो ये माइनस होके ये बना m1 इज इक्वल 3 टाइम्स m2, और हमें रेशो चाहिए m1 बाय m2 जो रेशो है इट इज 3:1 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 3.0 मींस 3:1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज इफ इम्पल्स आई वेरीज विद टाइम एज, तो इम्पल्स का इक्वेशन दिया है और इक्वेशन दिया है बराबर 20t स्क्वायर माइनस 40t। हमसे क्या पूछा गया है द चेंज इन मोमेंटम इज मिनिमम एट। तो बच्चे पहले चेंज इन मोमेंटम, बच्चा बोलता है अब इम्पल्स से चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाले। द चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स खुद होता है बाय डेफिनेशन चेंज इन मोमेंटम, तो उसने तो आपका काम आसान कर दिया। चेंज इन मोमेंटम ही आपका 20t स्क्वायर माइनस 40t है, और आपसे पूछा जा रहा है ये मिनिमम कब होगा। आपने अगर मैथमेटिक्स अच्छा पढ़ा है और फिजिक्स आप जानते हैं, तो किसी भी फंक्शन का मिनिमम ऑब्टेन करने के लिए तो आप di/dt जब उसको डिफरेंशिएट with respect to time और equate to 0, this is the condition to obtain minima and maxima। फिलहाल ये मिनिमा है तो हम मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन और इक्वल टू 0, तो इसकी डिफरेंशिएशन होता है 40t एंड माइनस हो गया 40 इज इक्वल 0, तो t हो गया 1 सेकंड पे आपका इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम मिनिमम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। उसके बाद आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको बोला गया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग इन xy प्लेन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड इज गिवन बाय, तो पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोवाइडेड एंड इज प्रोवाइडेड एज ax प्लस by। तो पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ x एज वेल एज y हियर, तो इसका ख्याल रखिए वेयर x एंड y आर इन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन होता है पहले फोर्स बाय मास, बट फोर्स की यहाँ प्रॉब्लम है कि फोर्स कैसे निकालोगे सर, फोर्स कैसे निकालोगे। देखो फोर्स यहाँ कैसे निकालोगे, आपका पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है और आपको पता होना चाहिए जब पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन x एंड y का हो तो
ये माइनस डो बाई डो एक्स ऑफ यू आई कैप होता है, यू आई कैप माइनस डो बाई डो वाई ऑफ, क्योंकि दोनों फंक्शंस है इट इज यू ऑफ जे कैप। तो फोर्स यहाँ पे इमीडिएटली आएगा माइनस, जब आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स करोगे तो ये बनेगा माइनस ए आई कैप, वाई का होगा नहीं, और फिर माइनस जब आप जे के साथ इसको वाई के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस बी जे कैप। और अगर ये फोर्स आपने निकाला इट्स अ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो इट इज रूट ऑफ इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आराम से आ सकता है, मॉड ऑफ एक्सेल फोर्स इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय m will give you the answer of this question. So option number first is the right answer of this question. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके एंट्रेंस का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a horizontal circle of radius r under centripetal force। तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड है, इट इज माइनस ए बाई आर स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, बट रेडियस को फिर आप r पे पुट कर सकते हो, कैपिटल R, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल। फिलहाल ये इक्वेशन दी है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अगर आपको पहले ही मैं बोल के रखूं कि टोटल एनर्जी होता है बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले काइनेटिक का इंतजाम करना पड़ेगा और फिर पोटेंशियल। काइनेटिक आप आराम से कर सकते हो और विदाउट टाइम कंजप्शन कर सकते हो। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये होता है बराबर ए बाई आर स्क्वायर। इट ओनली शोज नेगेटिव साइन दैट इट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है किसी भी केल में एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये हो गया बराबर ए बाई आर स्क्वायर। आर आर कैंसल आउट होके डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, तो खत्म, ये हो गया ए बाई टू आर। तो आपका काइनेटिक एनर्जी रेडी है ए बाई टू आर के बराबर। उसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला कि F होता है बराबर माइनस डी यू बाई डी आर। तो यहाँ पे आप डी यू देख लीजिए, ये होता है बराबर माइनस एफ डी आर। और यहाँ पे अगर आप डी यू निकालना चाहते हो, आई विल इंटीग्रेट इट ऑन बोथ साइड्स। तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस इज जीरो। एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस मतलब इन्फिनिटी पे आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जब आप आर पे आओगे मान लो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी यू है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इज यू माइनस जीरो इज यू इज इक्वल, देखो अब ये माइनस बाहर आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आपका जो इक्वेशन है दैट इज माइनस ए बाई आर स्क्वायर, माइनस ए बाई आर स्क्वायर, एंड ये हो गया आपका डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, माइनस माइनस प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज, ये हो गया 1 बाई आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी हो गया ए, ये हो गया आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये बनेगा आर इज पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, इट इज इन्फिनिटी टू आर। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस ए बाई 1 बाई आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। इसको इतना खींचने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं खींच रहा हूँ, माइनस ए इंटू इट इज 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी का इंतजाम भी हो गया माइनस ए बाई आर। अब यहाँ पे आप ड्रॉप करिए, टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे आप? सर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपके पास है दैट इज ए बाई टू आर, एंड देन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ए बाई आर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट इज माइनस ए बाई टू आर, तो इट इज माइनस ए बाई टू आर, आर आप लास्ट में वही आर ड्रॉप करिए जो आपकी इक्वेशन में दिया गया है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले काइनेटिक फिर पोटेंशियल बाय द फॉर्मूला दिस, एंड देन एडिंग द टू यू आर गेटिंग द टोटल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू। तो हमें पार्टिकल ए की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट ओ एट द इंस्टेंट एशो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसका जो है हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है पोजीशन ओ पे, जब पार्टिकल पोजीशन ए पे है। कैसे निकालेंगे? पहली फुर्सत में ये डी है, तो ये परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये जो इसका हाइपोटेन्यूज आएगा ये आएगा रूट टू डी, क्योंकि आप जानते हो इट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो उससे ये रूट टू डी आ जाएगा। इमीडिएटली आपको पता होना चाहिए कि अगर एंगुलर वेलोसिटी होता है दैट इज वी परपेंडिकुलर बाय आर परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर बाय आर परपेंडिकुलर। एंगुलर वेलोसिटी इज वी टेंजेंशियल बाय आर परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है आर, तो वी टेंजेंशियल का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ देखोगे ये 90 डिग्री है, ये डेफिनेटली 45 होना चाहिए, और यूज भी कर सकते हो अगर ये थीटा लोगे परपेंडिकुलर बाय बेस के हिसाब से डी बाई डी ये 45 डिग्री आएगा, और अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो ये भी यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा। तो अगर ये 45 तो वो भी 45, और अगर अब आप v को रिजॉल्व करोगे तो ये v cos 45, जबकि ये v sin 45, v sin 45 होता है v बाई रूट टू। अब अगर आप देखोगे ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस, और इसी से आपका एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड होता है। ये अलोंग द लाइन जो है आपका वेलोसिटी है, इसी सेपरेशन के लाइन पे है, ये कभी एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ ये वाला जो परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस हो आपका एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए इट इज वी टी के बदले आप लिखोगे v बाई रूट टू मल्टीप्लाइड बाई आर के बदले आप लिखोगे रूट टू टी, तो ये हो गया v बाई
2d इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें आपको पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी इज v टेंजेंशियल बाय r। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ मास ऑफ लेंथ एंड लेंथ इज 10√2 मीटर। ये इसका लेंथ प्रोवाइडेड है। द पार्टिकल मूव्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो आपको पता होना चाहिए इस पेंडुलम को हम कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। ये भी हम आपको क्लास 11th में पढ़ाते हैं सर्कुलर मोशन में। और कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम क्लास में डिराइव करते हैं, इट इज 2 पाई एंड रूट ऑफ l cos थीटा डिवाइडेड बाई g। तो t इज इक्वल 2 पाई एंड देन l cos थीटा, l इज लेंथ, वो दिया है 10√2, cos ऑफ 45 होता है बराबर 1/√2 एंड g होता है बराबर 10 चला गया, √2 चला गया। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 पाई सेकेंड्स। तो देख रहे हो आप क्वेश्चंस 1 सेकंड में हो रहे हैं, 1 मिनट में हो रहे हैं, आराम से किए जा सकते हैं, विद इन द रीच है। बट अगर आप कंसेप्ट जानते हो, आप जानते हो कोनिकल पेंडुलम है, आपको पता है कि टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ l cos थीटा बाई g, तब जाके क्वेश्चन आसान होते हैं। बट अगर आपने पढ़ा नहीं है, आप ये चीज़ें नहीं जानते हो, तो सीधी सी बात है क्लास में तो जब आपके सामने एग्जाम में पेपर आ जाएगा तो आपको लगेगा डिफिकल्ट है, आप फिर कोई भी बात बोल सकते हो, बट वो जेन्युइन नहीं होती, वो आप खुद नुकसान कर रहे हो खुद को। तो व्हीकल इज मूविंग ऑन द ट्रैक विद कांस्टेंट स्पीड एज शोन द फिगर, द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड इज। हमें बोलना है नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम कहाँ और मिनिमम कहाँ है। तो खेल ऐसा है, आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर ये सर्कुलर ट्रैक है और ये एक साइकिल वाला जा रहा है इधर, ये साइकिल वाला जा रहा है, और तो सर्कुलर ट्रैक का रेडियस तो यहाँ होगा, तो डेफिनेटली वेट यहाँ की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन पहले, क्योंकि वेट इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, और आपका सर्कुलर पाथ इधर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होना चाहिए। इसका मतलब ये माइनस ये जो है, ये इससे ज्यादा होना चाहिए। तो n माइनस एम जी प्रोवाइड करना सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। तो इस केस में जब ऐसा पाथ होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है बराबर mv स्क्वायर बाय r प्लस mg। याद रखो, जब भी ऐसा ट्रैक हो तब नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होता है, जब भी ऐसा करू है तब ये mv स्क्वायर बाय r माइनस mg। बाय यूजिंग द लॉजिक, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन इससे ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज फोर्स माइनस फोर्स प्रोवाइड्स द फोर्स व्हिच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऐसे ट्रैक में जब आपका ऐसा हो, दैट इज कनकेव शेप्ड, इसको हम कन्वेक्स कह सकते हैं, तो इस केस में आपका नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होता है। तो मैं यहीं से आपको कह दूं कि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होगा और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम होगा, यहाँ तो बिल्कुल इसके बराबर होगा। तो अब आप ऑप्शन के हिसाब से देखो, दैट इज मैक्सिमम एट ए बिल्कुल गलत है, मैक्सिमम एट बी बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट बी पे मैक्सिमम होगा बाय यूजिंग द लॉजिक जो मैंने आपको बोल दिया। ये आईआईटी का पुराना क्वेश्चन है विद अ डिफरेंट शेप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। तो हर एक क्वेश्चन जो है 1 मिनट से भी कम है ना, मतलब मुझे लगता है 30 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, और पूरा एक्सप्लेन करके मैं बोल रहा हूँ। आप अगर आप को किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, तो मुझे नहीं लगता 10 से 15 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन में आपको टाइम जा रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ x। तो ये लेंथ x एंड इंक्लिनेशन थीटा इज शोन द फिगर। हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रफ। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है यहाँ से ये रफ है, तो मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ से रफ है, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ से रफ है, तो यहाँ फ्रिक्शन का कंसेप्ट है। तो अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ से कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका लेंथ x है। तो पहली फुर्सत में अगर ये x है, तो ये हो गया आपका, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं तो ये हो गया x, ये हो गया x, ये हो गया थीटा, तो ये हो गया x cos, तो ये हो गया x sin थीटा। तो जो हाइट है ना वो x sin थीटा है। तो उसके बाद हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ, उसके बाद रफ है। द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस d। ये डिस्टेंस d के बाद रेस्ट पे आ गया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको पता होना चाहिए वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, work done by all forces is equal change in kinetic energy। तो work done by all forces, पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका, ग्रेविटी वर्क कर रहा है और वो डाउनवर्ड्स ला रहा है इसको mgh, और फिर mgh पॉजिटिव वर्क, और फिर जब ऑब्जेक्ट आगे जाके रेस्ट में आएगा तो फ्रिक्शन इस पे नेगेटिव वर्क कर रहा है। एंड कोई भी वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू, इट इज mg इनटू डिस्टेंस दैट इज d इज इक्वल, इनिशियली भी ये रेस्ट पे था, फाइनली भी ये रेस्ट पे है, दैट इज 0। तो mgh, h के बदले में लिखूं x sin थीटा, तो इसका कंपोनेंट है इज इक्वल, इट इज म्यू mg d। mg पहली फुर्सत में उड़ा दो, आपको म्यू चाहिए था, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x sin थीटा डिवाइडेड बाय d शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो x sin थीटा डिवाइडेड बाय d जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। उसके बाद पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज सब्जेक्टेड टू फोर्स व्हिच वेरीज विद डिस्टेंस एज शोन। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ यूज ऑफ वर्क, इट स्टार्ट्स एट जर्नी फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ 0 इट्स वेलोसिटी एट दिस। तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क, तो एरिया इसका वर्क देगा, और वर्क जो है
आपका वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका हम अगर एरिया निकालेंगे तो पहले इट्स अ ट्रपीजियम लाइक शेप एंड इसका एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया 12 प्लस 12, तो 12 प्लस ऊपर जो है ये स्ट्रेच जो है इसका 4 का है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप देखोगे दैट इज 10। तो ये हो गया दैट वर्क एंड इट इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिकॉज वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल होगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर। इनिशियल हो गया 0 क्योंकि रेस्ट पे स्टार्ट किया है। तो ये हो गया पहले 16 और 16 को डिवाइड बाई 2 होता है 8, ये होता है 80 इज इक्वल टू 1/2। मास ऑफ द बॉडी आपको दिया गया है 0.1 kg शायद, इट इज 0.1 और फिर 0.1 मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर। तो ये आपको देख लो ये हो गया 160 डिवाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ये हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल 1600 और वी हो गया बराबर 40 मीटर पर सेकंड शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम का एक अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज शोन द फिगर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये आपका ux करू है तो आपको fx करू निकालना है और आप जानते हो बाय डेफिनेशन दैट कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है बराबर माइनस du बाई dr। मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हो, डिफरेंशिएशन गिव्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो फोर्स शुड बी माइनस टाइम स्लोप ऑफ इट इज अ माइनस टाइम स्लोप ऑफ ux या ur करो। तो अब आप इसको फोर्स डिस्प्लेसमेंट में ला सकते हो। मुझे बोलो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ux करो में थीटा एक्यूट है और उस नॉलेज से अगर थीटा एक्यूट है तो इसका स्लोप पॉजिटिव है और जब इसका स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने से तो इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप विद अ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव कांस्टेंट हो जाता है। सो इट्स अ नेगेटिव कांस्टेंट। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ स्लोप 0 है और यहाँ पे भी आपका जो है स्लोप 0 है तो फोर्स 0 है। उसके बाद अगर आप इसका स्लोप देखोगे ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो नेगेटिव स्लोप और नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव कांस्टेंट में वो कन्वर्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चे सोचते हैं कि ये आंसर होना चाहिए बट बच्चे ये नेगेटिव आपका खेल बिगाड़ देता है। ये जो पॉजिटिव कांस्टेंट था वो नेगेटिव कांस्टेंट में आ जाता है और जो नेगेटिव कांस्टेंट था वो पॉजिटिव कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, उसका ख्याल रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 80 रेलवे वैगन्स ऑल ऑफ सेम मास, सबका मास बराबर है, आर पुल्ड बाय इंजन विद द फोर्स ऑफ दिस द टेंशन इन द कपलिंग बिटवीन 30 एंड 31 वैगन। तो मतलब अगर आप वैगन्स की बात करो तो वैगन्स ऐसे है, ये वैगन्स है। अब मैं 80 वैगन्स तो नहीं बना सकता। तो मान लो हमारी सिचुएशन ये है कि ये 30th वैगन है और ये 31st वैगन है। आपको बोलना है यहाँ जो टेंशन एक्ट करेगा वो कितना है। तो इसको काट दो और काटने से पहले ये जो यहाँ से वैगन्स है तो इन पे जो फोर्स है वो फोर्स प्रोवाइडेड है वो फोर्स है 4 × 10⁵ न्यूटन। तो किसी भी सिस्टम का एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स दैट इज 4 × 10⁵ न्यूटन डिवाइड बाय नेट मास। नेट मास हो गया आपके 80 वैगन्स है और हर एक का मास दिया गया है मास 5 × 10⁻³ तो ये हो गया 5 8 40 400। तो एक्सेलरेशन हो गया 4 × 10⁵ डिवाइडेड बाय ये हो गया 400 × 10⁻³ तो ये भी हो गया 10⁻5 कैंसिल आउट। तो एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। जैसे एक्सेलरेशन आ गया तो अब यहाँ टेंशन निकालना है। मैंने बोला यहाँ काट दो और ये वाली सारी तो यहाँ से अगर 30 31 तो यहाँ से 50 वैगन्स है तो टेंशन हो गया बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 50 वैगन्स का मास हो गया 50 और एक वैगन का मास दिया गया आपको इट इज 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन आपने 1 निकाला तो टी हो गया बराबर 250 × 10⁻³ 250 × 10⁻³ तो ये होना चाहिए फिर 25 × 10⁻⁴ न्यूटन शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये आपका एन आयरन ब्लॉक ऑफ मास 500 kg। तो ये आयरन ब्लॉक है, इसका मास 500 kg है, इसका मास आपको 500 kg दिया गया है। इज केप्ट ऑन अ बैक ऑफ अ ट्रक मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 km/h। तो इसका इनिशियल स्पीड क्या है 90 km/h और फिर आपसे पूछा गया द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड शोज दैट डाउन एंड स्लोज डाउन टू स्पीड ऑफ 54। तो फाइनल वेलोसिटी इसका जो है ब्रेक अप्लाई करने के बाद 54 km/h के बराबर है। व्हाट कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द टाइम इफ द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द, क्योंकि तो आपको बोलना है इसमें पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं फिर फोर्स निकालते हैं। एक्सेलरेशन होता है बराबर आप जानते हो दैट v - u होता है बराबर इट इज 80। तो फाइनल वेलोसिटी अगर आप देखोगे फाइनल वेलोसिटी आपका 54 है, इनिशियल वेलोसिटी आपका 90 है और ये km/h में है इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाय कितने सेकंड के लिए आपको बोला गया है 10 सेकंड के लिए। तो पहली फुर्सत में एक्सेलरेशन निकालेंगे 90 - 54 देख लीजिए आप तो ये होता है 26
36 होता है ये, इंटू 5/18 एंड डिवाइडेड बाय होता है 10 इज इक्वल ए 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, 10 10 कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे जब ये एक्सेलरेशन इज माइनस, क्योंकि यहाँ पे 90 जो है वो बड़ा है, एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव आएगा, तो मतलब ये रिटार्ड कर रहा है, और रिटार्ड करने पे इस पे सीडो फोर्स एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आएगा, और वो फोर्स होता है बराबर इस पे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन से 500 इंटू -1, तो -500 न्यूटन शुड बी द फोर्स जो इस पे एक्ट करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, टू बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg and 6 kg आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली, द मास 4 kg इज अटैच्ड टू द टेबल टॉप, तो 4 kg को टेबल टॉप बाय अदर स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग से, द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग T1 इज, तो इसमें टेंशन निकालना है। तो इसमें टेंशन निकालने के लिए पहले आप देख लीजिए यहाँ 60 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा mg के हिसाब से, और वही टेंशन यहाँ T हो जाएगा, और T हो जाएगा 60 न्यूटन। तो अगर ये T 60 न्यूटन है तो डेफिनेटली ये T यहाँ पे 60 न्यूटन है। अब आप देख लीजिए ऊपर की तरफ 60 न्यूटन, अब ये 4 kg है तो इसका अपना 40 kg नीचे की तरफ है, 40 न्यूटन नीचे की तरफ है, 4 इंटू 10, तो दो फोर्सेज नीचे की तरफ है, तो 40 प्लस T1 आपका 60 है, तो T1 आपको चाहिए 20 न्यूटन शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देख लीजिए 20 न्यूटन इसका आंसर है। तो बिल्कुल डराने वाला डायग्राम है, बट जब करते हो आप ऐसे क्वेश्चंस को तो आराम से सॉल्व होता है अगर कंसेप्ट्स अच्छे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप ए हैमर विद मोमेंटम P इन 0 पॉइंट, तो आपको पता होना चाहिए F होता है बराबर dp/dt, F होता है बराबर dp/dt, तो F हमें फोर्स निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम P है, चेंज इन मोमेंटम आपको बोला गया है P है, और टाइम दिया गया है 0.5, 0.5 होता है 1/2, 2p शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 2p न्यूटन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, a block of mass m is split by a uniform chain of mass capital M, तो ये भी m चेन का भी मास m टाइड टू इट by applying a force F। तो ये पहली फुर्सत में ये जो फोर्स है ये आपको F दिया गया है, तो आप एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स बाय नेट मास, m प्लस m होता है 2m, तो ये आपने एक्सेलरेशन निकाला। हमसे पूछा गया है द टेंशन एट अ पॉइंट डिस्टेंस क्वार्टर ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन फ्रॉम फ्री एंड, तो यहाँ पे हमें टेंशन निकालना है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। अगर आप देखोगे टेंशन होता है बराबर, टेंशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इंतजाम हो चुका है। अब मास कैसे लिखोगे, देखो ये पूरा मास m आ जाएगा, प्लस अब इसका मास कितना, इस पोर्शन का मास, तो आपको पता होना चाहिए, आप डायनेमिक्स में पढ़ते हो, इट इज टोटल मास बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दैट लेंथ व्हिच इज इन्वॉल्वड। अगर l/4 ये है तो इस पोर्शन का हो गया 3l/4, 3l/4 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया F/2m। ये होता है आपका जो है इक्वेशन का तरीका। l कैंसिल आउट होगा, t हो गया बराबर 4 1 4 प्लस 3, इट इज 7m डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय इट इज f डिवाइडेड बाय 2m, mm कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7f डिवाइडेड बाय 8 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 7f/8। तो मुझे नहीं लगता पेपर मुश्किल है, बट अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं 7f/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द एग्जॉस्ट स्पीड, तो ये आपका रॉकेट बेस्ड क्वेश्चन है, और रॉकेट आप जानते हो हम आपको क्लास 11th में पूरा पढ़ाते हैं कि यहाँ पे रॉकेट में क्या होता है, इसका वेट डाउनवर्ड्स होता है। जब ये गैसेज इजेक्ट करता है इस पर थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगता है, और वो थ्रस्ट फोर्स होता है बराबर udm/dt, dm होता है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल, और थ्रस्ट इसको इससे ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा ma, तो दिस थ्रस्ट फोर्स शुड है ना, पहले वो इसको खत्म करना चाहिए, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इज द फोर्स जिसको लिफ्ट कराता है। तो मैं लिखूंगा F thrust माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पे आपका F thrust होना चाहिए बराबर, आपका F thrust होना चाहिए mg प्लस a, तो अब F thrust है बराबर m, इट इज du/dt, एंड देन होना चाहिए बराबर mg प्लस a। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व किया जा सकता है आराम से। तो ये हो गया mm कैंसल आउट, और हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट रेट एट विच द फ्यूल इज कंज्यूम्ड, तो du/dt हो गया, du/dt जो है आपका, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आप, तो मुझे लगता है अब यहाँ आराम से सॉल्व किया जा सकता है द एग्जॉस्ट स्पीड विद विच, तो ये होता है du/dt m, नहीं udm/dt, मैंने गलत लिख दिया बच्चे, it is udm/dt, हाँ it is udm/dt is equal to it is mg plus a। तो अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। मुझे चाहिए dm/dt, हमें dm/dt चाहिए, तो dm/dt आ जाएगा बराबर इट इज mg plus a एंड डिवाइडेड बाय आपका u, तो m भी दिया गया है, आप देख लीजिए m आपका 25 है, u दिया गया है, स्पीड दिया गया है, और एक्सेलरेशन, तो a भी आपका 9.8 है, g भी 9.8 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट इज 0.175 सेकेंड्स। तो ये आपका रॉकेट बेस्ड क्वेश्चन जो है जो आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है वो ये है, देयर आर टू ब्लॉक्स a एंड b ऑफ सेम मास, बॉडी a इज एट रेस्ट व्हाइल बॉडी b इज इन मोशन। जैसे बोला उसने टू बॉडीज आर ऑफ सेम मास, तो याद रखो देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज इनर्शिया
इनर्शिया, एंड इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मासेस ऑफ द बॉडी, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो एक बॉडी रेस्ट पे, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन पे मूव कर रहा है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मास सेम है तो इनर्शिया सेम है, तो इनर्शिया ऑफ बॉडी ए शुड बी इक्वल इनर्शिया ऑफ बॉडी बी। इनर्शिया इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ मास, तो जब दोनों का मास सेम है तो इनर्शिया भी दोनों का सेम होगा। इसके बाद बॉल वन कोलाइड्स विद अनदर बॉल आइडेंटिकल बॉल टू एट रेस्ट एज शोन द फिगर। तो ये बॉल वन है, ये बॉल टू है, ये रेस्ट पे है, तो मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है। मान लो इसकी स्पीड कुछ यू है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हमें ई का वैल्यू निकालना है। द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल बिकम्स 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल। तो मैं इस डायग्राम को यहां बनाता हूं, ये आपका 1 है, यू से जा रहा है, ये आपका 2 है, रेस्ट पे है, तो ये आपका 2 है, रेस्ट पे है। आफ्टर क्लूजन बोल रहा है दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल बिकम्स 2 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट बॉल। तो अगर ये फर्स्ट बॉल है, अगर इसकी स्पीड में v लेता हूं आफ्टर क्लूजन, तो सेकंड बॉल की स्पीड जो है वो 2v है। हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। तो मुझे बोलिए आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो 2 बॉल्स आइडेंटिकल बॉल्स, तो इसका भी मास m, इसका भी मास m, तो ये भी m, ये भी m। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया m इंटू यू प्लस इनिशियल मोमेंटम इसका 0, इसका मोमेंटम हो गया m, इट इज v प्लस ये हो गया 2 टाइम्स mv। तो ये खत्म हो गया, तो mu इज इक्वल इट इज 3mv, mm कैंसल आउट होगा, v हो गया बराबर u/3। तो v आपका u/3 आया। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा होता है बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये आपने अगर पढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन हो गया 2v माइनस v, दैट इज v डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज ओनली u। तो v आपने निकाला, दैट इज u/3, और फिर u कैंसिल हो गया, 1/3 शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो मुझे नहीं लगता मुश्किल है, आराम से किया जा सकता है इफ यू हैव प्रॉपर नॉलेज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड एंड अदर थिंग्स। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है दैट इज मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन। बिल्कुल, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। उसके बाद ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म। सीधी बात है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो इसका ये मतलब है assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. It is the correct option. उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a sphere of mass m moving horizontally with a velocity v naught collides with another identical bob of mass m। तो इसका भी मास m, इसका भी मास m, and the two bodies stick together after the collision। दोनों स्टिक कर गए तो टोटल मास 2m हो जाएगा, the maximum height। तो पहली फुर्सत में आप इसमें ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये रेस्ट पे है। उसके बाद जो सिचुएशन बनी वो सिचुएशन ऐसी बनी कि इसका मास दुगना हो गया और बोलता है ये किस हाइट तक राइज करेगा। तो पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करिए। इनिशियल मोमेंटम हो गया इसका मास इंटू वेलोसिटी प्लस हो गया 0 इज इक्वल, अब आप देख लीजिए इज इक्वल, ये हो गया 2 टाइम्स m मल्टीप्लाइड बाय, अब जो यहाँ इसकी वेलोसिटी होगी दैट इज v डैश, तो 2 टाइम्स m v डैश, 0 खत्म हो गया, m खत्म हो गया, तो आपका जो v डैश हो गया दैट इज v नॉट बाई 2। तो जैसे आपको स्पीड मिला, और आपको पता होना चाहिए किसी हाइट तक जाने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हियर इज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी, मैंने अभी पढ़ाया आपको, तो वो इसको लेगा, वो स्पीड लेगा इसको रूट ऑफ 2gh, क्योंकि हाफ ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh के हिसाब से। तो मुझे पहले आप बोलिए, अब आपको h चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये बनेगा v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2gh। h हो गया बराबर v नॉट स्क्वायर बाय 8g शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो v नॉट स्क्वायर बाय 8g, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें बच्चे वो फॉर्मूला यूज करते हैं वन डायमेंशनल क्लूजन की, इलास्टिक नॉन इलास्टिक वन डायमेंशनल क्लूजन, इन इलास्टिक वन डायमेंशनल क्लूजन, हाफ ऑफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इनटू v1 माइनस v2 का u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, दैट्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बट ये 2 डायमेंशनल क्वेश्चन है, वैसे गलती से भी नहीं करना, कुछ को आंसर आया होगा बट वो गलत आया होगा। द क्वेश्चन इज 2 बॉडीज ऑफ मासेस m1 इज इक्वल 3 kg, इसका मास आपको 3 kg दिया गया है, एंड दूसरा मास जो है वो 2 kg का है, मूव अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटीज ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एंड 3 मीटर पर सेकंड, एज शोन द फिगर। एज द रिजल्ट ऑफ क्लूजन द बॉडी स्टिक टुगेदर, तो यहाँ पे वो क्लूजन में स्टिक हो गई, स्टिक होने पे उनका मास 5 kg हो जाएगा, क्योंकि 3 + 2 5 हो गया। तो हमें क्या बोलना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इज, तो ये 2 डायमेंशनल क्लूजन का है, हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी लिबरेटेड निकालना है, और इसमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेट करने के लिए हम इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और फाइनल एनर्जी डिफरेंस विल गिव द हीट लॉस। तो यहाँ पे पहले अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करो, अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करो, ये परपेंडिकुलर मोमेंटम है, तो इसका वेलोसिटी भी है, तो मैं मानता हूँ इसका मोमेंटम चूंकि परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा बराबर इट इज इक्वल टू, इट इज 4 3 12, 12 का स्क्वायर प्लस इसका हो गया 2 3 6, इट इज 6 स्क्वायर इज इक्वल, ये हो गया 5v का स्क्वायर, क्योंकि अब मास इंटू वेलोसिटी, मास 5 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये हो गया 144 प्लस ये हो गया 36 इज इक्वल 25 इंटू वी स्क्वायर, ये हो गया 180 डिवाइड बाई 5 25 वी स्क्वायर, फिलहाल ऐसे रखिए। अब आपको लॉस इन एनर्जी निकालना है, लॉस दैट इज हीट एनर्जी डेवलप्ड। तो इनिशियल एनर्जी हो गया हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, एम हो गया 3 इंटू वी स्क्वायर, 3 हाफ ऑफ एम 3 वी स्क्वायर हो गया बराबर 4 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ
इसका मास हो गया 2 इंटू स्पीड का स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर माइनस हो गया हाफ ऑफ m दैट इज 5 इंटू वी स्क्वायर। आप सीधे ड्रॉप कर सकते हैं, इट इज 180 डिवाइड बाई 25। पहली फुर्सत में यहाँ 1/2 आप कॉमन निकालिए, ये हो गया 16 3 48 48 प्लस ये हो गया बराबर 6 2 18 3 3 9 2 18 और माइनस हो गया ये बराबर ये 1/2 आपने कॉमन निकाला है 5 5 इट इज 25 एंड ये हो गया 580 डिवाइड बाई 5 तो 5 36 इट इज माइनस 36। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल रिड्यूस टू 15 जूल शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है इसको प्रॉपर तरीका करने का। बल्कि कुछ बच्चे, मैंने फिर से रिपीट करूं, इसमें वो फॉर्मूला यूज करते बट वो 1 डायमेंशनल की है, यहाँ 2 डायमेंशनल कंक्लूजन है। इसमें आपका प्रॉपर तरीका यही है सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होज, वाटर लीव्स द होज विद अ वेलोसिटी v एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द जेट। तो याद रखो m यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ का खेल है, m मास नहीं है। तो हमें पूछा गया है व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी होता है बराबर हाफ ऑफ mv स्क्वायर, बट मैं यहाँ हाफ ऑफ mv स्क्वायर, बट आपको पता होना चाहिए यहाँ मास पर यूनिट लेंथ है स्मॉल m। तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट, इट इज d बाई dt और ये हो गया बराबर 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। तो मुझे बोलिए आप v स्क्वायर बाई 2 बाहर आएगा तो ये बनेगा d बाई dt ऑफ दैट इज dm। बट ये m जो है ये मास पर यूनिट लेंथ है, इसलिए मैं dl से मल्टीप्लाई करूंगा, dl से डिवाइड करूंगा। तो ये जो dm बाई dl है यही स्मॉल m है। तो अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल फार्मूला में कैपिटल M यूज करता, अगर मैं कैपिटल M यूज करता तो मास पर यूनिट लेंथ मेरा जो है ये हो गया v स्क्वायर बाई 2, ये मैं लिखता मास पर यूनिट लेंथ होता स्मॉल m, तो ये मैंने स्मॉल m लिख दिया, और dl बाई dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/2 mv क्यूब शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज एज, तो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन टाइम का दिया गया है एंड इट इज 4t स्क्वायर। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, आपको बोलना फोर्स जो एक्टिंग ऑन द पार्टिकल है वो कैसा होगा। तो आपको पता होना चाहिए पहली फुर्सत में काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए हाफ ऑफ mv स्क्वायर और ये हो गया 4t स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ देखोगे ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 8t स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। तो अगर आप रूट लेंगे तो ये बनेगा रूट ऑफ 8 बाई m मल्टीप्लाइड बाई t। तो जैसे आपके पास ये आया तो आप सब जानते हो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है बराबर dv बाई dt। तो फोर्स हो गया बराबर मास, ये बना d बाई dt ऑफ v। तो स्पीड हमारे पास आ चुका है, इट इज रूट ऑफ 8m एंड t, dt dt कैंसिल होके ये बनेगा m और रूट ऑफ 8 बाई m। अगर आप देखोगे फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, देयरफॉर फोर्स इज कांस्टेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें बच्चे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखते हैं बट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कांस्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 बिलियर्ड बॉल्स अंडर हेड ऑन कोलिजन, बॉल 1 इज ट्वाइस एज हैवी एज बॉल 2। बिल्कुल ये दिख रहा है। तो इनिशियली बॉल 1 मूव्स विद स्पीड v, तो ये v स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी दिख रहा है, एंड बॉल एंड टुवर्ड्स बॉल 2 व्हिच इज एट रेस्ट, वो भी दिख रहा है। तो फिर आपसे इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन बॉल 1 मूव्स विद स्पीड ऑफ, तो कोलिजन के बाद की स्टोरी मैं यहाँ बनाता हूँ, बॉल 1 एंड 2 में यहाँ बनाता हूँ, बॉल 1 एंड 2, बॉल 1 का मास 2m है, बॉल 2 का मास m है। इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन बॉल 1 मूव्स विद स्पीड ऑफ v/3, तो ये v/3 स्पीड से मूव कर गया। तो हमें बोलना है व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन। फिलहाल इसकी स्पीड पता नहीं है v डैश, बट मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर सकता हूँ। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 2m इंटू v प्लस उसका मोमेंटम हो गया 0, फाइनल मोमेंटम हो गया इसका 2m इंटू v/3 और इसका मोमेंटम हो गया m इन v डैश। तो पहली फुर्सत में m उड़ा दीजिए, ये हो गया 2v माइनस इट इज 2v/3 इज इक्वल टू v डैश। 3 2 6 माइनस 2 इट इज 4/3v इज इक्वल टू v डैश। तो इसका स्पीड हमें मिल चुका है, इट इज 4/3v। तो अब हम क्या करेंगे, मैं पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखना चाहता हूं। अगर आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहां देखें, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया v माइनस 0 दैट इज v। अगर मैं यहां वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देख लूं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया दिस माइनस दिस, 4/3v माइनस v/3। तो मैं लिखूंगा 4/3v माइनस इट इज v/3। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये फिर से v आ जाएगा 4 माइनस 4। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा। इट्स अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो आंसर इज इट शुड बी एन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक नहीं लिखा है तो इट शुड बी एन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक गलत है, इन इलास्टिक गलत है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी गलत है। इलास्टिक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, स्टोन्स आर ऑब्जर्व्ड टू स्ट्राइक, ये हो गया 2 डायमेंशनल का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्टोन्स आर ऑब्जर्व्ड टू स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ फ्रोजन लेक। तो पहले एक चीज याद रखना, मैं एक स्लाइड बनाने जा रहा हूं। अगर ये एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये अगर नॉर्मल है और आप
यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फायर कर रहे हो विद सम वेलोसिटी, तो ख्याल रखना जो ये मोमेंटम होता है एट सम एंगल थीटा और फिर ये डिफ्लेक्ट होता है एट सम एंगल थीटा 2, तो याद रखना जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इफ इट इज स्मूथ, अगर सरफेस स्मूथ है मैक्सिमम टाइम ये स्मूथ ही होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स हमेशा कांस्टेंट। तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब मैं लिखूं u हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे v हॉरिजॉन्टल हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओब्लिक ओक्लूजन्स का। और अगर आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और लीव करना है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तब सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जाता है, ये और ये कंपोनेंट अपनी कैलकुलेशन में लेना पड़ता है। अब आप क्वेश्चन देखिए, आपको बोला गया है स्टोन्स आर ऑब्जर्व टू स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ फ्रोजन लैक एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो आप 30 डिग्री एंगल पे स्टोन फायर कर रहे हो फ्रोजन लैक पे, तो 30 डिग्री पे आप फायर कर रहे हो, उसके बाद विद द वर्टिकल एंड रिबाउंड एट 60 डिग्री, और फिर वो 60 डिग्री पे रिबाउंड कर रहा है। तो विद द वर्टिकल स्टोन्स आर ऑब्जर्व टू स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ फ्रोजन लैक एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल एंड रिबाउंड एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल assuming the contact to be smooth, बस खेल खत्म, horizontal component is going to remain constant, the coefficient of restitution is। तो पहली फुर्सत में आप क्या करिए, इसको रिजॉल्व करिए। तो अगर ये 30 है तो डेफिनेटली ये 30 है, और अगर ये 30 है तो ये हो गया, अगर u है ये तो ये हो गया u, एंड cos ऑफ 30 हो गया √3/2, एंड ये हो गया u sin ये, तो ये u/2 हो गया। इन द फंक्शन अगर ये v से रिफ्लेक्ट कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया, तो ये हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, तो ये हो गया v/2 और ये हो गया v, इट इज cos 60 इज √3/2। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, दैट्स द की। तो u/2 इज इक्वल v इंटू √3/2। तो पहली फुर्सत में 2 चला गया, और आपका v/u, आपका v/u का जो रेशो है, आपका v/u का रेशो जो है, आपका v/u का रेशो 1/√3 के बराबर आया। तो ये रेशो उधर ही रखिए। अब आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो अब हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन वेलोसिटी जो है v/2 है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है दैट इज u √3/2। तो अब v का वैल्यू, v/u का हम, अच्छा चलो चलिए मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये 2 कैंसिल आउट होगा, v/u इंटू 1/√3, 1/√3, v/u भी 1/√3 है, तो 1/√3 इंटू 1/√3 मुझे लगता है 1/3 होता है, एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/3 शुड बी द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये आप में ऐड करेंगे अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट इज अ बुलेट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v पास थ्रू अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास m। तो आपके पास एक पेंडुलम बॉब है जिसका मास m है, जिसका मास कैपिटल M है, एंड अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m। तो आपके पास एक बुलेट है जिसका मास स्मॉल m है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, एंड पासेस थ्रू अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास इमर्जेस, और ये बुलेट बाहर भी आ गई एंड इमर्जेस विद अ वेलोसिटी ऑफ v/2, इसका मास स्मॉल m है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट द पेंडुलम बॉब विल स्विंग थ्रू अ कंप्लीट साइकिल। तो आपको पता होना चाहिए, पहले आप यहाँ इसकी स्पीड निकालेंगे v', कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया m इंटू v प्लस इसका ये रेस्ट पे था इनिशियली, इसका इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम हो गया कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई v', मैं मानता हूँ ये v' स्पीड है, प्लस बुलेट का मास हो गया m मल्टीप्लाइड बाई v/2। तो यहाँ पे 0 छोड़ दीजिए आप, और यहाँ पे आप निकालिए mv/2 माइनस mv/2 इज इक्वल टू m इंटू v'। तो ये हुआ mv/2 सिर्फ इज इक्वल टू m इंटू v'। तो मैंने v' निकाल दिया, और v' हो गया बराबर mv डिवाइडेड बाई 2m। और अगर ये लूपिंग द लूप का क्वेश्चन है, अगर ये l यहाँ पे है तो ये होना चाहिए √5gl के बराबर, और फिर आपको बोलना है दैट व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v। हमें v निकालना था, तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2m डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू √5gl। तो यहाँ √5gl है, तो 2m डिवाइडेड बाई m इंटू ये 5gl है, दिस इज l हियर, ठीक है। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है, 21 तो 29 1 नहीं होगा, इट इज l। सो ऑप्शन नंबर लास्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, assertion reason the work done in moving a body or a closed loop is 0 for every force in nature। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस में एक कंप्लीट लूप में वर्क डन जो है वो 0 होता है, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं होता। वर्क डन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फोर्स, बिल्कुल वर्क डन जो है नेचर ऑफ द फोर्स पे डिपेंड करता है। तो इसमें assertion इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर लास्ट इज assertion इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। बिल्कुल assertion इसमें बिल्कुल गलत है, रीजन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4, एंड दिस कंप्लीट्स आवर इंट्रैक्शन। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है बच्चों आप अच्छी तरह से नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए। पेपर बिल्कुल विद इन द रीच था, कम से कम टाइम में सॉल्व हो सकता था, बट अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं तो थैंक यू सो मच।